बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशन पर डिस्कशन की थी। आज हम बच्चों बात करेंगे, असल में जो मेन टॉपिक है इस यूनिट का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसकी प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी होगी, और कुछ एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ठीक है। बच्चे गौर कीजिएगा ज़रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपके सामने है। सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन करें तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन, कि बच्चों वो इक्वेशन जिसमें अननोन के ऊपर स्क्वायर हो। अननोन मतलब कि वेरिएबल। अब अननोन यहाँ पर वेरिएबल या क्वांटिटी, बट नॉट हायर पावर, लेकिन उससे ज़्यादा पावर ना, मतलब कि 2 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एन इक्वेशन, और एक मसावात ऑफ सेकेंड डिग्री। बच्चों सेकेंड डिग्री उस इक्वेशन या उस मसावात को कहते हैं जिसमें हायर पावर वेरिएबल 2 होता है। मसलन देखिएगा, मैं एक इक्वेशन यहाँ पर लिखता हूँ, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वजह से कहलाएगी क्योंकि सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। छोटी क्लासेस में बच्चों आपने सीखा होगा, क्लास 8 में खासतौर पर, क्लास 8 में बच्चों आपको डिग्री निकालने का तरीका बताया जाता था कि किसी भी इक्वेशन में वो वेरिएबल जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी पावर हो वही उसकी डिग्री होती है। मसलन देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखो यहाँ पर ये आपके पास थर्ड डिग्री इक्वेशन है। इसकी डिग्री क्या है? 3। इसकी डिग्री है 3 क्योंकि हायर पावर क्या है? 3। इसी तरह बेटा देखो यहाँ पर हायर पावर क्या 2, इसको हम कहेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो डेफिनेशन में उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नॉट हायर पावर, ओके, एंड और एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, या फिर वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होना चाहिए। बात सिंपल सी वही कह रहे हैं कि वो इक्वेशन जिसमें 2 पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट, वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बच्चे देखिएगा यहाँ पर अलजेब्रा के अंदर जो क्वाड्रेटिक, इसे नाम ही क्यों दिया गया? इन अलजेब्रा अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म द लैटिन वर्ड, कि बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड है वो लतीनी ज़बान के लफ्ज़ से क्वाड्रेटिस से निकाला गया है, और क्वाड्रेटिस का मतलब होता है स्क्वायर। क्योंकि बच्चे देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर ही होता है ना, तो इसी वजह से उन्होंने फिर इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नाम दे दिया, ठीक है। अब बच्चे देखिएगा, हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन पर, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे उस पर बात करने से पहले हम देखते हैं जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब बेटा देखें यहाँ पर अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं ax² प्लस bx प्लस c। अब बच्चे मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं अभी लिखी, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी है। प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क तकरीबन क्या होता है, तो देखिएगा जरा। अब बच्चे देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसको आप एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हो और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। पॉलिनोमियल पर बात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी, ब्रीफली बात होगी इस पर बकायदा। आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, कि आप इस तरह की अगर यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी गई हो उसको आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, ठीक है। उसकी कंडीशन भी होती है कि ये जो आपके पास a, b और ये c वैल्यू, ये जो कोफिशिएंट्स है बच्चों, ये आपके पास हमेशा रियल हो, तभी आप कह सकते हो कि आपके पास ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, रदर देन नहीं। समझ आ गई बात क्या नहीं? अब यहाँ पर एक चीज का गौर कीजिएगा जरा,
ax² प्लस bx प्लस c आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते हो और इक्वल के इस तरफ लिख देते हो 0, तो ये जो एक्सप्रेशन बनी है, सॉरी इक्वेशन जो बनी है, इसको आप कहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर a, b और c ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, मतलब कि ये a, b, c कोई से रियल नंबर्स होंगे। मसलन अगर हम कोई बात करें मिसाल के तौर पर, मैं लिखता हूँ 7x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पर गौर कीजिएगा जरा, यहाँ पर ये आपके पास 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ax², यानी यहाँ पर a की जगह पर 7 आ गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है प्लस 2x और यहाँ पर क्या लिखा है प्लस bx। अब बच्चे देखिएगा b भी आपके पास एक कोफिशिएंट है। अच्छा, a b c रियल नंबर्स को बिलोंग करने का मतलब होता है यहाँ पर 1 2 3 की कोई गिनती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर b की जगह पर क्या है 2, समझ आ रही बात की नहीं। इसी तरह c भी कोई कांस्टेंट है, और हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा c के साथ कोई वेरिएबल है नहीं ना, तो ये आपके पास जो नीचे 1 लिखा हुआ है ये c की जगह पर आया। तो 7x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और बराबर के देखिएगा राइट साइड पर क्या है 0। तो ये जब एक्सप्रेशन बनेगी, सॉरी ये इक्वेशन जो बनेगी, इसको आप कहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और मिसाल देख लेते हैं, x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, हमें पता है जब भी कोई वेरिएबल लिखा हो और उसके साथ कोई नंबर ना हो तो वहां पर क्या होता है बाय डिफॉल्ट 1, और वो हम लिखते नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी है 1। तो बच्चे देखिएगा यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a की जगह क्या है 1, यहाँ पर b की जगह क्या है 1, c की जगह माइनस 20। समझ आ रही बात की नहीं। तो a की जगह जब 1 है, b की जगह भी, b की जगह सॉरी माइनस 1 है, c की जगह माइनस 20, बच्चे हैं तो रियल नंबर ही ना, और बराबर के राइट साइड पे देखिएगा वहां पर 0 है, तो ये भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ओके, अब देखिएगा मजीद, अब बच्चे अगर मैं यहाँ पर एक टर्म लिखता हूँ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। अब बच्चे यहाँ पर कुछ गौर कीजिएगा जरा, बच्चे अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूं बराबर के सिर्फ लेफ्ट साइड की, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आपके पास एक एक्सप्रेशन है। बराबर के दूसरी तरफ लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर 20, ये आपके पास दूसरी एक्सप्रेशन है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना कि जब दो एक्सप्रेशन को आप लिखते हो और उनके दरमियान में आप बराबर का साइन डाल देते तो आपके पास क्या बन जाती है इक्वेशन। अब बच्चे देखो, अगर आप सिर्फ बात करोगे सिर्फ इस लेफ्ट साइड की तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, अगर आप सिर्फ बात करोगे इस राइट साइड की तो ये आपके पास सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। अब अगर आप सिर्फ बात करते हो इस 3 की जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है, इसको आप कहोगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। और ये जो आपके पास x अननोन है, इसको आप कहोगे वेरिएबल यानी अननोन, ठीक है। इसी तरह जो ये 5 लिखा हुआ है, इसको आप कहोगे कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अब देखो 3x लिखा हुआ है, अगर आप इन दोनों को इकट्ठा बोलना चाहो तो इनके लिए फिर वर्ड यूज करोगे टर्म, TERM, टर्म। 3x भी एक आप फिर कहोगे टर्म है, ओके। 20 भी एक टर्म है, x भी 5 भी एक टर्म है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें थी कि वेरिएबल के साथ जो अद्वितीय से लिखा होता है उसे कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट कहते हैं, जो अननोन होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। अगर आपके पास 3x या कोई अलजेब्रिक मतलब की वैल्यू इस तरह करके लिखी हो, मसलन मैं लिखता हूँ 5xy, ये आपके पास एक टर्म कहलाएगी, ठीक है।
तो इसे आप एक टर्म कहते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई इसमें लॉजिकल से मतलब कि ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी बात है कि आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बड़े आगे तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो हर छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट डील करेंगे, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बच्चों की थोड़ी सी बातें थी। अब हम मज़ीद वापस पहुँचे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। अब देखिएगा ज़रा, हमने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी हमने मिसाल भी देखी, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 है, उधर जाकर प्लस 20 हो जाए, बराबर के राइट तरफ 0 होने की बजाय कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो बच्चों फिर ये नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, फिर ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए लाजमी है कि राइट साइड पर जो एक्सप्रेशन हो या जो हिस्सा हो आपके पास 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बच्चे ये आपके पास भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास है 7, b की वैल्यू आपके पास है 2, c की वैल्यू आपके पास है 6, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। बच्चे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा होता है। जब बी एक्स टर्म 0 हो जाए तो पीछे आपके पास रिमेनिंग जो टर्म बचते हैं वो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म होती है। मसलन देखिएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, देखिएगा ए एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, अगर बी टर्म 0 हो जाए यानी बी की जगह 0 आ जाए तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बी एक्स, ये टर्म 0 हो जाएगी और सी ऐसे ही रहेगा। तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चे इस पूरी इक्वेशन को आप कहते हो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर का मतलब होता है खालिस, खालिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खालिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि यहाँ पर जो ए की वेरिएबल मौजूद होते हैं वो उसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, ठीक है, बिल्कुल खालिस, मतलब कि कोई दूसरा वेरिएबल नहीं मौजूद था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें देखो एक्स था ना, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म की एक और नाम भी होता है, इसे आप मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हो। देखो इसमें क्वाड्रेटिक टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है, ठीक है। लीनियर टर्म उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। समझ आ रही बात कि नहीं। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी अगर हम कोई मिसाल देखेंगे तो आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ए की बच्चों वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक है 1 और सी क्या है माइनस 25, तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टर्म बन गई है, ठीक है। इसी तरह बच्चे देखिएगा और मिसाल देखते हैं हम, 3x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे देखिएगा बराबर के इस तरफ क्या है 0 और बराबर के इस तरफ क्या है 3x स्क्वायर माइनस 25, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही सिंपल सी मिसाल है। अच्छा बच्चे, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इक्वेशंस को देख रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनके सॉल्यूशन की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। तो ये थी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह बच्चों कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं। अच्छा बच्चे, हम बात करते हैं लॉ की। तो बच्चे अलजेब्रा का ना एक बेसिक लॉ है जिसे आप कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा। बच्चे आपको ये कहता है एनी पॉलिनोमियल of degree n has n roots और solution।
ठीक है बच्चे, यहाँ पर पॉलिनोमियल से मुराद आप अभी ये ले लीजिएगा कि 2x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिएगा। बच्चे वो कहना चाह रहे हैं एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब डिग्री n का मतलब कि कोई सी भी आप डिग्री ले सकते हो। ये किस डिग्री की इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है? 2। इसकी डिग्री 2। वो क्या है? एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, n की जगह आप 2 रखिएगा, ऑफ डिग्री 2 हैज 2 रूट्स और सॉल्यूशन। अब बच्चे रूट से मुराद इसके आंसर्स हैं, मतलब कि अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना, यहाँ पर x की वैल्यूज निकालोगे तो 2 आएंगे। इसके आंसर्स क्या आएंगे? तो कोई भी फर्जी तौर पर हम पहले देख लेते हैं। x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0 मैं लिखता हूँ। यहाँ पर बच्चे जब मैं इस x का आंसर निकालूंगा तो देखिए क्या आएगा, माइनस 16 ना बराबर के उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 16। अब यहाँ माइनस होता था, बराबर के उधर जाकर प्लस 16 हो गया। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, मुझे x की तो नहीं ना चाहिए, तो मैं नीचे लिखूंगा टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से, मतलब कि ये जजर लूंगा, यहाँ पर भी जजर लिया और यहाँ पर भी जजर लिया, ये स्क्वायर इस रूट से खत्म हुआ, तो x का आंसर आ गया आपके पास। अब देखिएगा 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? अगर आप तजी के जरिए करो ना, बिल्कुल इनिशियल साइड पर जाओ, इस तरह लेते हैं 16, 2 चौके 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, इसे लिखते हो रूट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 लिख दिया आपने। फिर आप क्या करते हो, इसके 2 के पेयर बनाते हो, इस 2 का पेयर बनाया और इस 2 का पेयर बनाया, यहाँ पर आ जाएगा 2 की ताकत 2 ज़रब 2 की ताकत 2। अब इस स्क्वायर को इस रूट से खत्म किया, इस 2 के ऊपर से रूट खत्म हो गया, इसी तरह ये स्क्वायर इससे खत्म हुआ, तो आपके पास क्या रह जाता है? 2 ज़रब 2, 2 को 2 से ज़रब करके क्या आ जाता है? 4। तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाता है 4। लेकिन जब भी रूट खत्म होता है तो प्लस या माइनस का साइन साथ आ जाता है, मतलब आप कह सकते हो x का आंसर या फिर +4 है या फिर -4। ठीक है बच्चों, इस तरह x के 2 आंसर्स आके आपके पास, इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी आंसर्स भी उतने ही आएंगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे देखो, ये आपके पास एक इक्वेशन है, अपने तरफ से कोई सी भी एक इक्वेशन बना लिया। अब इसको बच्चों हम एक तरीका है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होता है? माइनस 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 प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 5x 4x। अच्छा बेटा देखो, मैं अभी ये क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ कि ये मैं क्यों यहाँ पर 5x लिखा, 4x क्यों लिखा। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के ना 3 मेथड होते हैं। ठीक है, अभी अपने माइंड में सिर्फ इतना रखिएगा कि आपको जो मैं x के आंसर निकाल कर दे रहा हूँ वो इस वजह से निकाल कर दे रहा हूँ ताकि आप फंडामेंटल लॉ को समझ पाएं कि एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स, कि जिसकी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर डिग्री 2 है, मतलब कि 2 डिग्री की कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, आपके पास उसके आंसर्स भी 2 ही आएंगे। किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी आंसर्स भी उतने ही आएंगे, मतलब कि जितनी बड़ी पावर होगी, यहाँ पर बड़ी पावर 2 है ना, तो इसके आंसर्स 2 आएंगे। अगर यहाँ पर बड़ी पावर 3 होती तो आंसर्स क्या आने थे? 3। तो बच्चों अभी अपने माइंड में सिर्फ ये रखिएगा कि आपको सिर्फ ये लॉ समझाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ये मैं किस मेथड से कर रहा हूँ ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी ये सिर्फ इस लॉ को समझने के लिए आप ये देखिएगा। अभी देखिएगा यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, x -5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से आप 4 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x -5 x + 4 इज इक्वल टू 0। फिर x -5 को आप 0 के इक्वल रखिएगा, तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ से आपके पास x का आंसर आ जाएगा -4। तो देखिएगा एक आंसर आपके पास आया 5 और एक आया आपके पास -4।
तो बच्चों देखो इसके भी 2 ही आंसर्स आए हैं। ओके, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, मतलब कि इसके 2 ही आंसर है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो हमेशा उसके 2 ही आंसर्स निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का आपका ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पर, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म पर। ठीक है, और एक ही फंडामेंटल लॉ छोटा सा देखा। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं, कितने तरीके हैं उनको सोल्व करने के। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चे अब मैं इजाज़त चाहूँगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बच्चों दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।